गवर्नमेंट बजट, ठीक है, बेसिकली हमें पता है कि हर साल जो है गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है, ठीक है, एंड इट इज़ प्रेजेंटेड बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों सेशन दोनों हाउसेज में जो है प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट। एंड कौन उसको प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, जो इंडिया का या हमारी कंट्री का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, वो हर साल बजट प्रेजेंट करता है राज्यसभा एंड लोकसभा में। एंड एक स्पेसिफिक डेट होती है जिसको इसे प्रेजेंट किया जाता है, जिस डेट को इसको प्रेजेंट किया जाएगा वो डेट बिफोर 2017 से पहले वो डेट एवरी लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी हुआ करती थी, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो बजट, जो ये बजट होता है, ठीक है, इसको हम यूनियन बजट कहते हैं, ठीक है। एनुअल बजट जो प्रिपेयर किया जाता है इसे हम यूनियन बजट कहते हैं और हिंदी में आम बजट के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। हालांकि रेलवेज का भी बजट बनता है अलग से, ठीक है, और एक बाकी सभी चीज़ों का जो अलग बजट बनता है उसको हम आम बजट या यूनियन बजट कहते हैं, ठीक है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट करते हैं। एंड बिफोर 2017 से पहले ये हमेशा ओके एवरी लास्ट डे ऑफ द फेब्रवरी, हर साल लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी, जिस साल 29 फरवरी आती थी तो 29 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता था, अदरवाइज 28 फरवरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 28 फरवरी को ही, नहीं, वहाँ पे लिखा होता था लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी को प्रेजेंट किया जाएगा। एंड या फिर प्रेसिडेंट, ठीक है, कंट्री का जो प्रेसिडेंट है वो जो डेट अनाउंस करता है, मतलब वो जो डेट बताएगा कि इस डेट को बजट प्रेजेंट किया जाना है, उस डेट को किया जाएगा, ठीक है। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, 2019, मतलब इस साल जो बजट आया था 2020 में, वो उससे पहले वाला जो बजट आया था 2019, ठीक है, उसमें जो बजट आया था वो 5 जुलाई को प्रेजेंट किया गया था, क्योंकि उससे पहले एक इंटरिम बजट, क्योंकि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो चेंज हुए थे, ठीक है, तो उससे पहले एक इंटरिम बजट जो था फरवरी में प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद जो परमानेंट जो फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने आके 5 जुलाई में प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि इन बिटवीन डेट चेंज हो जाती है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि किस डेट को प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो 2017 से पहले हमेशा लास्ट डे ऑफ फरवरी, एंड 2017 से जो है वो फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, 1 फरवरी को 2017 के बाद से सिर्फ 2019 को छोड़ दिया जाए, वहाँ पे भी इंटरिम बजट तो 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया था, लेकिन बाद में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो यूनियन बजट प्रेजेंट किया था वो 5 जुलाई को प्रेजेंट किया था, ठीक है। तो नाउ इट इज़ बीइंग प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी के फर्स्ट डे को हर साल प्रेजेंट किया जाता है 1 फरवरी को, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं, अभी कौन है? निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, ओके। एंड कुछ और बेसिक्स अगर हम इसके बारे में ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ें तो बजट जो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उनकी एक मतलब कुछ लोग जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लोग होते हैं, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं बजट को, ठीक है। एंड एक हफ्ते पहले, जिस दिन बजट प्रेजेंट करना है उसके एक हफ्ते पहले प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है, और बनाने का काम हालांकि 1 महीने पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये लोग कमेटी में होंगे जो बजट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जितने भी लोग होंगे उस कमेटी में जो बजट बना रहे होंगे, उनको जब तक बजट प्रेजेंट नहीं हो जाता है उनको घर जाने की परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। उनको ना ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की और ना ही सोशल मीडिया यूज़ करने, दैट मीन्स दे आर कट आउट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, उनको बाहर की दुनिया से कट आउट कर दिया जाता है, उनको कोई भी वहीं पे रखा जाता है, उनको ना मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त होती है और ना ही उनको घर जाने दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब अलग से आइसोलेट कर दिया जाता है उन लोगों को जो उस बजट कमेटी में है, ठीक है। एंड जब बजट प्रिंटिंग का काम शुरू होता है उससे पहले एक सेरेमनी होती है, शायद सुना भी हो, न्यूज़ में आती है, जब बजट आता है तो उसे हम कहते हैं हलवा सेरेमनी, ठीक है। हलवा बनाया जाता है क्योंकि इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हलवा, इंडियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कोई भी काम शुरू करने से पहले मीठा भी लाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ पे बजट, मैं ये नहीं कह रहा प्रेजेंट करने से पहले, नहीं, प्रिंट जब होता है, ठीक है,
जब प्रिंट होना शुरू होता है उससे पहले होती है, प्रिंटिंग करने से पहले शुरू होती है हलवा सेरेमनी, ठीक है। वो जितने भी लोग इन्वॉल्व थे जो बजट बनाने में, उन सबको हलवा खिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज अ बजट। अब अगर हम बजट की बात करें तो बजट है क्या, ठीक है। तो बजट में देखो दो चीजें आती हैं बेसिकली। जब हम डिफाइन करेंगे तब मैं बताऊंगा कि बजट का डेफिनेशन क्या है। बेसिकली बजट दो चीजों को इंक्लूड करता है। वन इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, पिछले साल की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो, एंड नेक्स्ट ईयर की जो फाइनेंशियल एस्टिमेट्स हैं, ठीक है, उनको। फाइनेंशियल एस्टिमेट बोले तो नेक्स्ट ईयर के एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू, ठीक है। तो बजट दो चीजों को इंक्लूड करता है। पिछले साल की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी रही, कैसी रही, वो बताया जाता है, और अगले आने वाले साल में, मीन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो एस्टिमेटेड रिसिप्ट या यू कैन से रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करता है। अब दो चीजें हैं, लेकिन बजट का जो मेन फोकस होता है वो होता है सेकंड पॉइंट के ऊपर, द एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या चेंज होने या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर को लेके, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। क्योंकि जो हो चुका उसमें तो हम कोई चेंज नहीं, पिछले साल इतने खर्चे किए, हमने इतना डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर में ये किया, एजुकेशन सेक्टर में ये किया, हेल्थ में ये किया, कर दिया ना। अब तो उसको कुछ नहीं कर सकते, करोगे तो भी नेक्स्ट ईयर ही करोगे ना, इम्प्रूवमेंट करनी है उसमें, ठीक है। तो जो पिछला हो चुका है उससे तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो तो एक प्रमोशन के रूप में प्रेजेंट किया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किए, ठीक है। लेकिन सबका फोकस किस चीज पे रहता है कि आने वाले साल में, नेक्स्ट ईयर जो है, उसमें क्या होने वाला है, गवर्नमेंट किन सेक्टर्स में कितना एक्सपेंडिचर एलोकेट करेगी, ठीक है। मीन्स वहाँ पे बताया जाता है कि हमारा टारगेट है कि एजुकेशन सेक्टर में हम जीडीपी का इतना % खर्च करेंगे, हेल्थ सेक्टर में जीडीपी का इतना % खर्च करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस रहता है कि जिससे हमें पता चले कि एजुकेशन में कितना इंप्रूवमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट, या कितना फोकस एजुकेशन, हेल्थ या एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का रहा, ठीक है। तो मेन फोकस इज ऑन एस्टिमेटेड, ओके, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, ओके। इसीलिए बजट की डेफिनेशन भी यही है। बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ, बजट क्या है, बजट की डेफिनेशन जो हम कहते हैं, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आने वाले साल में, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। Budget is the statement of estimated expenditure and revenue of the government. Estimated है, that means कि for the coming year है, ठीक है, आने वाले साल में गवर्नमेंट इस सेक्टर में कितना खर्च करना चाहती है और उसको कितना रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है अलग अलग सेक्टर्स से, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, टूरिज्म इंडस्ट्री या टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। सो सबके लिए एलोकेट करती है अलग अलग मनी या अमाउंट, ठीक है। तो इट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू का स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट होती है, बजट इज अ स्टेटमेंट, ओके, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, ओके। अब जो बजट प्रेजेंट चाहे फरवरी में किया जा रहा है, बट लागू कब से होगा, अकाउंटिंग ईयर, कब होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर हम उसको इम्प्लीमेंट या अप्लाई करेंगे या लागू करेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो दिस इज द बजट, क्लियर। नाउ ये जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू है, ठीक है, यही बजट के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक साइड बजट की रेवेन्यू होगी, दूसरा साइड एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू सेट अप अ बैलेंस बिटवीन दीज टू। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू सेट अप अ बैलेंस। जरूरी नहीं दोनों इक्वल हो, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो, गैप बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसे हम कहते हैं, अब देखो हमने क्या कहा, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हैं तो गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, द पॉलिसीज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट,
फिस्कल पॉलिसी, जैसे उनको फिर हम बजटरी पॉलिसीज भी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी अलग होती है शाहीन, ओके। मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। गवर्नमेंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिलेटेड या कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसीज होती है वो फिस्कल पॉलिसीज या फिर बजटरी पॉलिसीज है। तो बजट में भी क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी ही है ये। बजट एक तरीके से गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी ही है, ठीक है। So, जब गवर्नमेंट ट्राई टू गिव द गवर्नमेंट और व्हेन द गवर्नमेंट ट्राई टू सेट अप द बैलेंस बिटवीन दीज टू, उसे हम कहते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन, ठीक है। फिस्कल डिसिप्लिन इज द टर्म यूज्ड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के किसी भी पर्टिकुलर ईयर में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस सेटअप करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, फिस्कल डिसिप्लिन। दैट मीन्स देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द फिस्कल, ओके, ऑफ द गवर्नमेंट। राजकोष कहते हैं फिस्कल को। दैट मीन्स गवर्नमेंट का जो खजाना है वो बैलेंस में होना चाहिए, घाटे में नहीं होना चाहिए और ना ही सरप्लस में होना चाहिए। दोनों ही बेटर नहीं मानी जाती हैं, ठीक है। वो हम आगे बढ़ेंगे क्यों, ओके। तो फिस्कल डिसिप्लिन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें गवर्नमेंट अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए ट्राई करती है, बैलेंस करना चाहती है, ठीक है, क्लियर। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, ठीक है, उसके बेसिक्स हमने पढ़े। अब हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। व्हाई डू और व्हाई डज द गवर्नमेंट प्रिपेयर इट्स बजट एवरी ईयर। फर्स्ट पॉइंट कहता है जीडीपी ग्रोथ। अब देखो जीडीपी क्या है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स जो भी आउटपुट या जो भी प्रोडक्शन हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है। फिनिश्ड गुड्स की मार्केट वैल्यू ही जीडीपी है, ओके। तो जीडीपी ग्रोथ कब होगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, राइट। जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, ओके। एक साल में जो भी फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस हुई है उसकी मार्केट वैल्यू जीडीपी है, ओके। यही है ना जीडीपी, यही तो पढ़ा हमने, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी कब बढ़ेगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब या तो हम इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करें, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएं इंडस्ट्रीज की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ओके। तो गवर्नमेंट जो है बजट इसलिए प्रिपेयर करती है सो दैट इट कैन इंक्रीज। फर्स्ट कहता है जीडीपी ग्रोथ, सो दैट इट कैन इंक्रीज द जीडीपी। कैसे, थ्रू, हमें बस एक पॉइंट मेंशन करना है, थ्रू इन्वेस्टमेंट। कैसे होगा, थ्रू इन्वेस्टमेंट, ओके। एंड वी नो दैट इन्वेस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। हमें पता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है ना। तो गवर्नमेंट अपने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर को, जो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर उसको बढ़ाएगी, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर एक इंडस्ट्री सेटअप कर देती है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंटरप्राइज, तो उसमें प्रोडक्शन होगा, तो उसके प्रोड्यूस को या उसके आउटपुट को हम जीडीपी में काउंट करेंगे, ओके, जीडीपी बढ़ेगा, क्लियर। इसी तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में थ्रू इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर है या फिर कोई दूसरा सेक्टर है, गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा अल्टीमेटली, तो जीडीपी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट प्रिपेयर्स द बजट सो दैट इट कैन इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स एंड अल्टीमेटली द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ये भी हम कहीं पढ़ के आए हैं, आईईडी में हमने पढ़ा है बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, ओके। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ पढ़ा है। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होता है सेटिंग अप और एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन सच एरियाज व्हिच आर बैकवर्ड और व्हिच आर अनटच्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप ही नहीं हुई है, दीज आर बैकवर्ड एरियाज, रूरल एरियाज, इंटीरियर्स, ओके, हिली एरियाज हैं, फॉरेस्ट एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, ठीक है। तो ऐसे इंटीरियर, ठीक है, जहाँ पे रिमोट एरियाज जो है, जहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, या वो बैकवर्ड एरियाज जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, ठीक है। सो गवर्नमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट और इंडस्ट्रियल जोन इन दीज एरियाज ट्राई टू सेटअप ए बैलेंस। कैसे, इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री खुद ब खुद अपनी इंडस्ट्री अपना प्लांट सेटअप करेंगी, तो वो किन लोकेशंस को प्रेफर करेंगी, जहाँ पे या तो मार्केट की कनेक्टिविटी बेटर हो, मार्केट पास हो, कि प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके मार्केट में डायरेक्टली हम इजीली या कन्वीनियंटली भेज सकें, मार्केट की कनेक्टिविटी हो, या फिर क्या हो,
रॉ मटेरियल इजीली, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, है ना। दो चीजें देखती हैं इंडस्ट्रीज अपनी यूनिट सेटअप करने के लिए, या तो मार्केट की कनेक्टिविटी बेटर हो या फिर मटेरियल रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल, या दोनों ही हो तो बेटर है, ठीक है। अब वो एरियाज जो रिमोट हैं, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज हैं, वह ना तो उनको रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल है, पावर सप्लाई नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं मिलेंगे, वर्कर्स एम्प्लॉइज नहीं मिलेंगे स्किल्ड, ठीक है। पहले ही बैकवर्ड है तो मार्केट की कनेक्टिविटी तो वैसे नहीं मिलेगी, तो क्या वो इंडस्ट्रीज उन एरियाज में, बैकवर्ड या रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में अपनी यूनिट सेटअप करना चाहेंगी? नहीं करेंगी। तो वो एरियाज दे रिमेन अनटच्ड थ्रू बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से अछूते रह गए, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। अब गवर्नमेंट इनिशिएट करती है कि उन एरियाज में कुछ इंडस्ट्रियल जोन सेटअप कर देती है, ठीक है, जिनको हमने पढ़ा था SEZ, फॉर एग्जाम्पल बाय एस्टैब्लिशिंग SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और इन जोन के थ्रू गवर्नमेंट कुछ फैसिलिटीज देती है उनको, ठीक है, एक्स्ट्रा बेनिफिट या स्पेशल बेनिफिट्स उनको देती है। स्पेशल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड, स्पेशल फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू द इंडस्ट्रियल यूनिट विच आर एस्टैब्लिशिंग देयर प्लांट्स इन SEZ। SEZ बेसिकली क्या होता है? इंडस्ट्रियल जोन्स होते हैं, गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके, ठीक है, छोड़ देती है और उनको नाम दे दिया जाता है दीज आर द इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल जोन, SEZ है, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब गवर्नमेंट ऑफर करती है इंडस्ट्रीज को, अगर आप अपनी प्लांट या यूनिट यहाँ पे सेटअप करेंगे तो आपको कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टैक्स हॉलीडे। क्या होता है टैक्स हॉलीडे? कभी नाम सुना है टैक्स हॉलीडे? यस, टैक्स से छूट, एग्जाम्पशन मिलती है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 5 ईयर्स, पहले 5 साल आपको 100% टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगी। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स यू विल बी लिवाइड ओनली 50% ऑफ द टैक्स, 50% टैक्स ही आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो इस तरीके से टैक्स हॉलीडे बहुत बड़ा बेनिफिट देती है। सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, ठीक है, आपको जो पावर की टैरिफ्स हैं, चार्जेस हैं, वो कम लगाए जाएंगे आपके ऊपर, इनको हम कहते हैं सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, ठीक है। तो इस तरह के बेनिफिट्स SEZ में देती है ताकि इंडस्ट्रियल यूनिट अट्रैक्ट होकर वहाँ पे अपनी यूनिट सेटअप करें, प्लांट्स लगाएं, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया? तो गवर्नमेंट जमीन खरीदेगी, लैंड एक्वायर कर खर्चा करना पड़ेगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट उन एरियाज को आइडेंटिफाई करती है जो एरियाज क्या हैं? बैकवर्ड है, ठीक है। तो थ्रू अपनी बजटरी पॉलिसीज गवर्नमेंट उन एरियाज को आइडेंटिफाई करती है, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए क्या करती है? खर्चा करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट या ग्रोथ, यहाँ पे एरियाज भी आइडेंटिफाई किया अपनी बजटरी पॉलिसीज में, उन एरियाज को फोकस किया जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं थी, तो उनको इन्वॉल्व किया गया कि यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल जोन सेटअप करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे रीजनल ग्रोथ होगी, बैलेंस रीजनल ग्रोथ होगी, अलोंग विद अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज विल ऑल्सो डेवलप और स्टार्टेड डेवलपिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी कुछ इसी तरीके से है। एलोकेशन का मतलब बंटवारा, ठीक है। गवर्नमेंट ट्राई टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द ग्रोथ और द डेवलपमेंट शुड बी बैलेंस, इक्विटी सेटअप हो सके, नॉट इक्वालिटी, इक्विटी सेटअप हो सके इकोनॉमी में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी, आई होप यू नो अबाउट दैट, हमने IED में भी डिस्कस किया था, अगर पहले वीडियो देखी होगी तो, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था उसमें, ओके। क्लियर, इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंस होता है। नाउ गवर्नमेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू ये इक्विटी सेटअप करती है, क्यों या कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट इकोनॉमी, अगर हमारी इकोनॉमी अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती या मार्केट इकोनॉमी होती, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार किसका होता है? कंट्रोल किसका होता है? मार्केट फोर्सेस, मेनली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथों में होती है पावर, वो ड्राइव कर सकते हैं इकोनॉमी को जिस डायरेक्शन में चाहे, ठीक है। वो किधर ड्राइव करते हैं इकोनॉमी को? जहाँ पे उनको फायदा होता है। प्राइवेट सेक्टर ओनली वर्क फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो इन मार्केट इकोनॉमीज ऑल द रिसोर्सेज आर अंडर कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर और द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो वो क्या करते हैं? उन एरियाज में ही अपने रिसोर्सेज को लगाते या वहाँ पे ही प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करते जहाँ पे उनको प्रॉफिट्स हो रहे होते। मतलब बेसिकली सीधा सीधा बोलूँ तो वो ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते जो किसके लिए होते? रिच सेक्शंस के लिए होते, क्योंकि वो उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है, वो हाई प्राइस कमोडिटीज को खरीद सकते हैं। एंड बेसिकली हाई प्राइस कमोडिटीज एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स कैरी लार्जर प्रॉफिट्स अलोंग विद देम। जो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें प्रॉफिट शेयर भी ज़्यादा होता है प्रोड्यूसर्स का, रीडिस्ट्रीब्यूशन
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये भी हम आईईडी में पढ़ चुके हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब है गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकती कि अमीरों से पैसा ले लेगी जबरदस्ती कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है हमें दे दो, हम गरीबों में बांट देंगे, या तुम अपना पैसा गरीबों में बांट दे। तो फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है? उसके लिए हमने कहा बजटरी पॉलिसी अडॉप्ट की ना, तो थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऐसी या बजट के थ्रू कुछ ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ट्राई करती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंडिया जैसी इकोनॉमी में द वेल्थ और द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, देयर इज हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है जिसके थ्रू जो रिच पीपल हैं उनकी इनकम का कुछ प्रोपोर्शन ले लेती है एंड पुअर पीपल्स को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोवाइड करती है उसका कुछ प्रोपोर्शन या शेयर। जैसे जिसको हम कहते हैं, उन पॉलिसीज को हम कहते हैं, उन पॉलिसीज का नाम हमने दिया है टैक्स एंड सब्सिडी पॉलिसी। थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी, थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडीज गवर्नमेंट ट्राई टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ जो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें, या उनकी इनइक्वालिटीज को खत्म करने की, कम करने की, नॉट खत्म, कम करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट ट्राई टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है उसको कम करने की कोशिश करती है। खत्म तो नहीं हो सकता ये, ठीक है, कम करने की कोशिश करती है थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडी, ठीक है, ओके। जो रिच पीपल है उनकी इनकम के ऊपर टैक्सेस लगा देती है, ठीक है, और गवर्नमेंट उनसे टैक्सेस लेगी, ओके। एंड जो पुअर पीपल है उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, मतलब उनके बदले प्राइसेस का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट पे करेगी। जैसे किसानों को फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है। बेसिकली एक फर्टिलाइजर का जो पैकेट है मार्केट में वो 1200 रुपये का मिलेगा, लेकिन सब्सिडाइज प्राइसेस के ऊपर वो 250, 350 के अराउंड मैक्सिमम 400 तक का मिलता है, ठीक है। तो बीच का प्राइस कंपनी से तो उतने का, कंपनी को तो उतने का ही पड़ा ना, कंपनी तो मार्केट में उतने का ही बेचेगी, ठीक है। तो कंपनी को कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। तो लोगों को सब्सिडी मिल गई, पैसा नहीं मिला, आया नहीं, लेकिन जेब से गया भी तो नहीं, बच गया ना, ठीक है। तो इस तरीके से इनकम में इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने की कोशिश करती है थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडी, ठीक है। सो दिस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। टैक्सेस, टैक्स स्लैब बजट में ही अनाउंस की जाती है कि क्या चेंजेस टैक्सेस में आएंगे, ठीक है, किस किस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस करेगी, ये सब चीज़ें बजट में अनाउंस की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है, रिच के ऊपर टैक्सेस लगा देगी, उनकी इनकम का कुछ हिस्सा ले लेगी एंड पुअर को उसमें से इनडायरेक्टली हेल्प करती है सब्सिडीज के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इसको बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है थ्रू इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा जिस सेक्टर में इन्वेस्ट करेगी, अनाउंस करती है, हमारा जो बजट है, ठीक है, वो बता रहा है कि एजुकेशन सेक्टर में नेक्स्ट ईयर मीन्स आने वाले साल में जीडीपी का 3.4% हम जीडीपी का 3.4% हम एजुकेशन के ऊपर खर्च करेंगे। दैट मीन्स वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाया है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट बजट में ही अगर कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाना चाहती है, अगर गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जैसे कि एमजी नरेगा स्कीम है, ठीक है, पीएमकेवीवाई है जो स्किल इन्हांस करती है, स्किल ओरिएंटेड है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इस तरह की कुछ स्कीम्स या प्रोग्राम्स हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो वो भी बजट में ही अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट थ्रू सम स्कीम्स और प्रोग्राम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो बिजनेस साइकिल्स हैं या इकोनॉमिक साइकिल्स हैं, हमें पता है किसी भी इकोनॉमी में जो बिजनेस साइकिल्स हैं या बिजनेस इकोनॉमिक साइकिल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दे आर एवरग्रीन, आते जाते रहते हैं। इकोनॉमिक साइकिल्स एंड बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, रिसेशन जो कंडीशंस हैं वो आती जाती रहती हैं। तो गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल दीज सिचुएशंस और कंट्रोल, गवर्नमेंट इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। कैसे? थ्रू देयर एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट में बजट में क्या है, बजट के थ्रू करती है। तो बजट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। तो इन्हीं दोनों टूल्स को यूज करेगी उन इकोनॉमिक साइकिल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कंट्रोल करती है, दैट मीन्स इन्फ्लेशनरी कंडीशन को भी कंट्रोल करेगी,
अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करेगी तो स्टेबलाइज होगा, अगर डिफ्लेशन है तो उसको कंट्रोल करेगी तो स्टेबलाइज माना जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी कंडीशंस को या इकोनॉमिक साइकिल्स को कंट्रोल करके इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। कैसे? थ्रू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट अगर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को बूस्टअप मिलेगा या डिफ्लेशनरी को? अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो इन्फ्लेशनरी कंडीशंस अराइज होंगी या डिफ्लेशनरी? मुझे सिर्फ फ्लेशनरी सुनाई जो दोनों में है। इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को ये अराइज करेगी पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या आता है? सब्सिडीज भी आती हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में पेंशन भी आता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आती हैं। तो बेसिकली इन एक्सपेंडिचर के थ्रू इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है ना, राइट? सो एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या कर देगा? मनी सप्लाई। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है। सो गवर्नमेंट इन्फ्लेशनरी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल कर देगी या कम कर देगी, कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ओके। सो हम क्या लिखेंगे? टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी और टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी कंडीशन, गवर्नमेंट एक्सरसाइज एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, अपनी एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसीज को एक्सरसाइज करती है। फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल देंगे, अगर इन्फ्लेशन है तो क्या करेगी? एक्सपेंडिचर को कम कर देगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी, इकोनॉमी आ गई स्टेबल, ठीक है। अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? यहाँ पे रेवेन्यू को भी तो करेगी साथ साथ, तो इन्फ्लेशन में क्या करेगी? एक्सपेंडिचर को कम करेगी, रेवेन्यू को बढ़ाना चाहेगी, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाएगी। गवर्नमेंट की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है? टैक्सेस। अभी अभी पढ़ा हमने टैक्सेस, ठीक है, कंपल्सरी पेमेंट जो होती है। गवर्नमेंट अगर लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा दे तो लोगों को अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा पहले के मुकाबले, मैं ज्यादा हिस्सा का मतलब ये नहीं कह रहा कि 80% तो टैक्स में दे देते हो, 20% ही आपके पास बचता, नहीं, पहले के मुकाबले ज्यादा। अगर टैक्स रेट बढ़ गई है, इफ द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द टैक्स रेट, तो पहले के मुकाबले अब लोगों को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो लोगों के पास अब खर्च करने योग्य है, डिस्पोजेबल इनकम कम बच गई, तो खर्च कम करेंगे तो क्या कंट्रोल होएगा? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? खर्च कम कर पाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा ना, ठीक है। तो दोनों को एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर भी कम करेगी और क्या करना चाहेगी? अपनी रेवेन्यू को बढ़ाना चाहेगी, ओके। तो टू कंट्रोल, अगर हम लिखें इन्फ्लेशन है, दोनों में से किसी को भी एक्सरसाइज कर सकती है या दोनों को एक साथ भी एक्सरसाइज कर सकती है। तो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, मैं दोनों को एक साथ यूज कर रहा हूं, ठीक है। इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, क्लियर। गवर्नमेंट क्या करेगी एक्सपेंडिचर के साथ? एक्सपेंडिचर को कम कर देगी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी कंडीशन, गवर्नमेंट ट्राइज टू रिड्यूस इट पब्लिक एक्सपेंडिचर, ओके। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी। रेवेन्यू के साथ क्या करेगी? हमने कहा टैक्सेस रेवेन्यू का सोर्स होते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू का सोर्स होते हैं, ओके। तो गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू बढ़ाएगी तो टैक्स की रेट बढ़ा देगी, और टैक्स का अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर पड़ रहा है? जनरल पब्लिक के ऊपर। तो लोगों के पास खर्च करने योग्य आय कम बच जाएगी क्योंकि टैक्स रेट बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू टैक्सेस बढ़ने से बढ़ जाती है और लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाती है, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को बढ़ा देगी, अपनी रेवेन्यू को बढ़ा देगी बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस, एंड एक्सपेंडिचर को कम कर देगी टू करेक्ट इन्फ्लेशन। अब अगर डिफ्लेशन है तो उल्टा कर दो, मंदी है तो गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को, पेंशन को, सब्सिडीज को बढ़ा देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी ताकि इकोनॉमी में मनी फ्लो होने लगे। भाई इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए भी तो मनी फ्लो बढ़ेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सपोज रोड ही बनाना शुरू कर दे, ओके, तो रॉ मटेरियल खरीद के लाएगी, तो किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देगी, वो तो प्राइवेट ही होगा। सपोज देखा है जो ये टोल प्लाजा होते हैं, किसके होते हैं? प्राइवेट कंपनीज के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, है ना। यहाँ से जाते हो सपोज, यहाँ से भिवाड़ी वाला जो बाईपास हाईवे है, ठीक है, एक रिडकोर करके कंपनी है, कभी भी जाओ तो उसके टोल प्लाजा पे लिखा होता है रिडकोर, ठीक है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। उसने अपने टोल प्लाजा, क्यों? क्योंकि वो क्यों टैक्स ले रहे हैं ना हमसे, क्यों ले रहे हैं कि उसकी मेंटेनेंस का, एक तो वो रोड बनाया,
उसके बाद उसकी मेंटेनेंस भी तो करनी होती, टूट जाए, गड्ढे हो जाते हैं तो उनको भरते हैं, वो ठीक करते हैं उनको, तो उसके लिए वो टैक्सेस हमसे वसूल करते हैं, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी इसको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, ठीक है। जैसे किसी रिलायंस को दिया हुआ है, ठीक है, या फिर कोई अपना लाइक L&T, लार्सन एंड टोब्रो है, ठीक है, जो इस तरह का काम करती है, उनको दे देती है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे रेडकोर है, ठीक है, उनको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम रोड बनाते हैं, हाईवेज बनाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट किनको मिला? प्राइवेट कंपनीज को। तो किसी ना किसी तरीके से किन कुछ लोगों की इनकम बढ़ी ना, तो इंफ्रा डेवलपमेंट, दैट मीन गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, तो लोगों की इनकम बढ़ने शुरू हो जाएगी। ओके, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो डिफ्लेशन करेक्ट होएगा, है ना, मंदी कम हो जाएगी, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग डिमांड भी बढ़ाएंगे। ओके, तो जो डिफ्लेशनरी कंडीशन, रिसेशन कंडीशन है वो करेक्ट हो जाएगी, मंदी नहीं रहेगी। अब लोग डिमांड करना शुरू कर दिए हैं क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आना शुरू हो गया है, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। भाई दिहाड़ी मजदूर भी तो हायर करने पड़ेंगे, कम से कम छोटी से छोटी चीज़ देखी जाए, है ना। तो मजदूरों को काम मिलेगा तो अपना खर्चा करने लगेंगे वो, ठीक है। तो मंदी की सिचुएशन है, रिसेशन की कंडीशन करेक्ट होने लगेगी कब? जब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, चाहे वो पब्लिक इंफ्रा के ऊपर बढ़ाया था, चाहे सब्सिडीज के थ्रू बढ़ाया, चाहे पेंशन के थ्रू बढ़ाया, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोगों के हाथों में पैसा पहुंचने लगा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से, ठीक है। रेवेन्यू को कैसे करेगी? अगर डिफ्लेशन है तो रेवेन्यू का क्या करेगी? टैक्सेस को कम, ताकि लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा रहे, तो टैक्स रेवेन्यू को वो कम कर देगी। ओके, तो रेवेन्यू को कम कर देगी टू करेक्ट द डिफ्लेशनरी कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से बजट के थ्रू गवर्नमेंट इकोनॉमिक साइकिल्स को भी अपने कंट्रोल में करती है। ओके।